Hello students, welcome back in another video related to the respiratory disorders. In my last video, I have explained you about the pneumonia, emphysema and occupational disorders. Now in this video, I am just going to explain you the other disorders which are left. ठीक है? So without any further delay student, let me tell you about the bronchitis. Clear? ब्रोंकाइटिस दिस इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स. पहला वर्ड है ब्रोंकस, आप देखोगे ब्रोंकस, और सेकंड वर्ड है आइटिस. आइटिस मींस सिंपली इन्फ्लेमेशन. क्लियर? इन्फ्लेमेशन. क्लियर? तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकस और द ब्रोंकी. क्लियर स्टूडेंट? आपको पता है, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस. दिस इज द ट्रैकिया and these structures are the bronchi. Singular होता है bronchus and plural is the bronchi. This is the lungs. Clear? आप ये structure already you are aware of this structure. So what happens in this case? Bronchitis का केस क्या होता है? Bronchitis this is the microbial. कभी कभी एलर्जिक भी होता है, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस हम लोग बोलते हैं. ठीक है? तो पहले आप जान लो ये है क्या. इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकी. ठीक है? इन्फ्लेमेशन. ठीक है ना? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी या ब्रोंकस. दिस इज कॉल्ड एज द ब्रोंकाइटिस एंड दिस इज ड्यू टू द माइक्रोबियल इन्फेक्शन. कभी कभी क्या होता है, दिस इज माइक्रोबियल इन नेचर. माइक्रोबियल भी होता है, माइक्रोबियल ब्रोंकाइटिस, और इट मे बी एलर्जिक ब्रोंकाइटिस. एलर्जिक ब्रोंकाइटिस. क्लियर? सो माइक्रोबियल, ज्यादातर माइक्रोबियल होता है. सो देयर इज द इन्फेक्शन इन द ब्रोंकस. यहां पे आप देखोगे स्टूडेंट, तो ये अगर आप अलग से देखोगे तो जो इनर लाइनिंग होती है, मैं सेक्शन काट के दिखा रहा हूं. ठीक है? ब्रोंकस की जो इनर लाइनिंग होती है, इनर मोस्ट लाइनिंग जो सिलिएटेड एपिथेलियम की होती है, ठीक है ना, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है. द स्वेलिंग टेक्स प्लेस इन दिस लाइनिंग. क्लियर? ब्रोंकस या ब्रोंकी की जो इनर मोस्ट लाइनिंग है, अंदर वाली जो लाइनिंग होती है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग टेक्स प्लेस. क्लियर? क्या हो जाता है? स्वेलिंग टेक्स प्लेस. ठीक है ना? एंड प्रोड्यूसेस एक्सेस म्यूकस. तो ये पूरा यहाँ पे म्यूकस भर जाता है, तो डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग. क्लियर? डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एक कॉमन सिम्टम होता है. कफिंग होता है विद द ग्रीनिश स्पुटम. ठीक है ना? तो आप जान लो इसमें क्या होता है, ब्रोंकियल लाइनिंग स्वेल्स. आप ये जान लो पहले. ठीक है ना? ब्रोंकियल लाइनिंग स्वेल्स. सूजन हो जाती है. इन्फ्लेमेशन मतलब सूजन हो जाती है. ठीक है ना? एंड प्रोड्यूसेस एक्सेस म्यूकस. ठीक? प्रोड्यूसेस एक्सेस म्यूकस. क्लियर? ये तो होता है क्या, दिस इज द डिसऑर्डर, इन्फ्लेमेशन. ठीक है ना? ब्रोंकस की लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन हो गया, स्वेलिंग हो गई, और जो सेल्स होती है वो स्टिमुलेट करती है. देखो, जब कभी भी इन्फ्लेमेशन होता है माय डियर स्टूडेंट, इट्स अ प्रोटेक्टिव फेनोमेना. आपकी बॉडी प्रोटेक्ट करना चाहेगी, प्रोटेक्ट करके म्यूकस का सिक्रेशन करती है. क्लियर? म्यूकस का सिक्रेशन करती है ना? ये नेचुरल प्रोसेस है. क्लास 12th में यू हैव टू स्टडी, है ना? ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है. ठीक है ना? ये बनना बहुत जरूरी होता है. यानी ये शो करता है कि आपकी बॉडी में इंफेक्शन है ना? तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाओ. क्लियर? अगर हिडन सिम्टम्स हो, दिखाई ना दे, तो क्या दैट बिकम वेरी प्रॉब्लमेटिक. उस समय अगर आपको बीमारी है और अंदर ही अंदर बीमारी है, कोई सिम्टम साइन नजर नहीं आ रहा, तो दिस इज मोर डेंजरस, जैसे कैंसर की केस में होता है ना? तो ये हो गया स्टूडेंट किसके बारे में, दिस इज अबाउट द ब्रोंकाइटिस. क्लियर? इसमें सिम्टम में क्या है, रेगुलर कफिंग. ठीक है ना? सिम्टम में क्या है, सिम्टम्स देखो, आप लिख लो. सिम्टम्स रेगुलर कफिंग, बराबर खांसी आती है, रेगुलर कफिंग है. ठीक है? और जो स्पुटम निकलता है, जो थूक निकलता है, कहता है ग्रेनिश स्पुटम, है ना? रेगुलर कफिंग विथ, आप बोल सकते हो ग्रेनिश
ग्रेनिश स्पुटम, ये पहचान होती है। ठीक है, डॉक्टर आपसे पूछता है, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट में ये देखा जाता है, ग्रेनिश कलर का स्पुटम है तो दैट इज द ब्रोंकाइटिस। क्लियर? सो this is about what? This is about the bronchitis. Now let us discuss about the bronchial asthma. ठीक है, हम लोग अब bronchial asthma के बारे में पढ़ते हैं। अस्थमा commonly called as दमा, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? दमा। दमा दम के साथ जाता है ना? तो it cannot be cured properly but it can be prevented, है ना? और उसको हम लोग चेक करके रख सकते हैं, बढ़ने से रोक सकते हैं। ठीक है ना? तो ब्रोंकियल अस्थमा या प्योर अस्थमा आप बोलो, ठीक है ना? ब्रोंकियल अस्थमा, और हिंदी में व्हाट डू वी से? दमा। ये दमा का मरीज है, कहते हैं ना इसको दमा हो गया, सांस फूल रही है ना, दम फूल रहा है लोग बोलते हैं। क्लियर? तो ये किससे रिलेटेड है ना? ये किस बॉडी के किस पार्ट से रिलेटेड है? एक तो आप बोलोगे सिस्टम कौन सा? हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है ना? वी आर डीलिंग द डिसऑर्डर्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी सिस्टम का कोई ना कोई पार्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है इसमें? इसमें कौन सा है? ब्रोंकियल, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर स्टूडेंट? जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं आपने देखा होगा, ट्रैकिया है ना, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ठीक है, ब्रोंकस के बाद आप देखोगे ये ब्रोंक्यूल्स है ना? सो एक्चुअली दीज आर अफेक्टेड, दीज ब्रोंक्यूल्स आर अफेक्टेड, bronchioles are affected. Clear? And this is purely allergic. ये किसी माइक्रोब से नहीं होता है स्टूडेंट, ठीक है? this is purely allergic. अस्थमा क्या है? एलर्जिक होता है, ठीक है, किसी न किसी एलर्गन से होता है, एलर्जिक इन नेचर, एलर्जिक इन नेचर। क्लियर? एंड कॉज ड्यू टू एलर्गन्स, कॉज ड्यू टू various allergens. तो इनिशियली जब कभी हमें एलर्जी होती है स्टूडेंट, स्नीजिंग आ रही है कंटिन्यूस और ये बहुत लंबे समय तक होता है, तो वी शुड बी अलर्ट, क्योंकि दैट एलर्जी इट कन्वर्ट्स इनटू पहले ब्रोंकाइटिस में, फिर एलर्जिक अस्थमा में कन्वर्ट हो जाता है। तो वी हैव टू बी वेरी मच अलर्ट। ये क्या है एक्चुअली? इट इज एन एलर्जिक अटैक। अस्थमा क्या है? एलर्जिक डिजीज है, एलर्जिक अटैक होता है उसमें, है ना? ब्रीथलेसनेस विद द ब्रोंकियल स्पाज्म। सिम्टम क्या है? आप देखोगे सिम्टम क्या नजर आता है दमा के मरीज को, आप देखोगे, ठीक है, तो सिम्टम में क्या है? ब्रीथलेसनेस, सांस फूलने लगती है, ब्रीथलेसनेस, ठीक है ना? डिफिकल्टी इन एक्सपिरेशन, आप देखते हो ना, है ना, जोर जोर से सांस खींचता है लेकिन छोड़ने में दिक्कत होती है ना? ठीक है, छोड़ने में दिक्कत होती है। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एक्सपिरेटरी व्हीजिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? एक्सपिरेटरी व्हीजिंग, एक्सपिरेटरी व्हीजिंग बोलते हैं, WHEEZING, एक्सपिरेटरी व्हीजिंग, है ना? उसमें दिक्कत होती है। क्लियर? तो ये प्योरली एलर्जिक है, यानी इट इज ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ब्रोंक्यूल्स। क्लियर? इट इज ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, है ना? तो जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होते हैं स्टूडेंट, आप देखोगे ये अंदर से क्या होंगे, इनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है, ठीक है? व्हाट हैपेंस? इनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इट इज ड्यू टू द हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रोंक्यूल्स टू द फॉरेन सब्सटेंसेस, है ना? और द एलर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द एयर। जो एयर में एलर्गन्स होते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, व्हेन दीज आर इनहेल्ड, जब वो अंदर जाते हैं हमारी बॉडी में, अंदर जाने के बाद
दे अफेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द ब्रोंक्यूल्स, और कभी कभी ब्रोंक्यूल जो बहुत सेंसिटिव हो जाए, सबकी तो नहीं लेकिन जिसकी सेंसिटिव होती है बहुत ज्यादा, वो अफेक्टेड हो जाते हैं, दे गेट इन्फेक्शन इजिली, है ना, दे आर अफेक्टेड, देयर ब्रोंक्यूल्स इज अफेक्टेड, और उसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो उससे क्या होगा, गॉबलेट सेल्स प्रोड्यूस एक्सेस म्यूकस। वहां भी देखो गॉबलेट सेल्स तो हर जगह होंगी, यहां भी जो गॉबलेट सेल्स होती हैं स्टूडेंट अंदर की ओर देखोगे, ठीक है ना, बीच बीच में, ये तो इनर वॉल होगी, बीच बीच में गॉबलेट सेल्स हैं, ठीक है ना, गॉबलेट सेल्स, गॉबलेट सेल्स, so they are affected, goblet cells are affected, they are stimulated and they start producing mucus, ये भी mucus का secretion कर लेते हैं, ठीक है, which में clog the bronchi। अब ये पूरा mucus से भर जाएगा रास्ता, ठीक है ना, आप देखोगे अगर ये पूरा ये हमारा सपोज दैट कि ये हमारा ब्रोंकियोल है, ठीक है, ये अगर ये पूरा भर जाएगा म्यूकस से तो क्या होगा, इसमें डिफिकल्टी होगी ना, एयर बाहर निकलने में डिफिकल्टी होगी, अंदर जाने में डिफिकल्टी होगी, है ना, तो दिस इज वेरी डेंजरस डिजीज, दिस इज वेरी डेंजरस डिजीज, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आजकल इनहेलर्स हैं, ठीक है, जब इनहेलर दिए जाते हैं, मेडिसिन दी जाती है इनहेल करने पे, या कुछ इंजेक्टेबल्स होते हैं, ठीक है ना, वो दवाइयां जब ली जाती हैं तो क्या करते हैं, दे डायलेट द पैसेज, वो पैसेज को डायलेट कर देते हैं, इन्फ्लेमेशन को खत्म कर देते हैं, पैसेज चौड़ा हो जाता है, तो रास्ता चौड़ा होता है तो एयर आराम से आती है और चली जाती है ना, तो उस समय वो अटैक, जब अटैक आता है अस्थमा का तो तुरंत इनहेलर लिया जाता है इंस्टेंट रिलीफ के लिए, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे तो एंटी एलर्जिक दवाइयां लेते हैं लोग, लंबे समय तक चलता है, ये अगर एक बार हो गया अस्थमा तो जल्दी ये खत्म नहीं होता, जड़ से नहीं खत्म होता, बल्कि उसको रोका जा सकता है, रोक के रख सकते हैं, स्थिर करके रख सकते हैं, ठीक है, एलर्गन की चपेट में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना, जैसे किसी को फूलों से एलर्जी है, किसी को बूट पॉलिश से एलर्जी है, किसी को दूध से एलर्जी है, किसी को अंडे से एलर्जी है, किसी को कपड़े से एलर्जी है ना, वो जैसे कपड़ा पहनते ही क्या है, सिंथेटिक क्लॉथ पहनते ही सांस फूलने लगती है, तुरंत ऐसा होता है, या दूध पीते ही सांस फूलने लगती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, है ना, इस तरह से होने लगता है। तो दिस इज अबाउट द ब्रोंकियल अस्थमा। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कफिंग है, ब्रीथलेसनेस है, मेनली ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन, इसका भी सिम्टम क्या है, कफिंग, है ना, खांसी आती है इसमें भी, कफिंग है ना, ब्रीथलेसनेस, आप बोल सकते हो ब्रीथलेसनेस, है ना, ठीक है, डिफिकल्टी, और मेनली ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सपिरेशन आप बोल सकते हो, क्लियर, एक्सपिरेशन, है ना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं, कफिंग है, ब्रीथलेसनेस ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन, क्लियर। तो इसमें आपने देखा क्या है, इसमें हमारे ब्रोंक्यूल्स अफेक्टेड होते हैं, ब्रोंक्यूल्स अफेक्टेड होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ब्रोंक्यूल्स अफेक्टेड होते हैं, उनकी इनर वॉल अफेक्टेड होती है, उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, गॉबलेट सेल्स म्यूकस सीक्रेट करते हैं, पूरा पैसेज क्लॉग हो जाता है, जाम हो जाता है, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होने लगती है, स्पेशली ड्यूरिंग द एक्सपिरेशन, क्लियर स्टूडेंट। तो जब हम लोग इनहेलर लेते हैं, कोई मेडिसिन लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, वो पैसेज को डायलेट कर देता है और जो म्यूकस होता है उसको बाहर निकालता है, स्टिमुलेट करता है, ऐसी मेडिसिन दी जाती है कि वो कफिंग कराए जोर से और वो सारा म्यूकस जो है वो बाहर निकल जाए और नया म्यूकस कम बने, है ना, म्यूकस बनना बहुत जरूरी होता है, इट्स अ प्रोटेक्टिव फेनोमेना, क्लियर स्टूडेंट। तो दिस इज अबाउट द अस्थमा, क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और डिजीजेस की, ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से हम लोगों ने खत्म कर लिया, बट कुछ और कॉमन बीमारियां हैं जो आपको जानना चाहिए। So let us discuss about the next disease, that is the hypoxia. हाइपोक्सिया के बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है, हाइपोक्सिया, क्लियर स्टूडेंट। हाइपोक्सिया क्या होता है, व्हाट इज हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन शॉर्टेज, सिंपल सी बात है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन शॉर्टेज, क्लियर। ये हमारे ऑक्सीजन से रिलेटेड है माय डियर स्टूडेंट। कहते हैं ना बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, डॉक्टर अपनी भाषा में बात करते हैं, इसको तो हाइपोक्सिया हो गया है। हाइपोक्सिया मतलब देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द बॉडी। अभी दो तरीके से होता है, दो तरीके से हाइपोक्सिया होता है, एक होता है आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया
और दूसरा होता है एनीमिक हाइपोक्सिया। ठीक है, पहला क्या है, द फर्स्ट वन इज द आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया, आर्टिफिशियल, ठीक है, आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया। तो ये बहुत कॉमन एक्सपीरियंस है माय डियर स्टूडेंट, वेन एवर वी लीव द प्लेन एरिया एंड गो टू द हिली एरिया, जब हम एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, बहुत ऊपर जाते हैं, तो एयर प्रेशर कम हो जाता है ना। एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। इसको आप लिख सकते हो ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ O2 इन एयर, ठीक है ना, स्पेशली कहां पे, एट हायर एल्टीट्यूड, क्लियर। यानी हम लोग जब पहाड़ों पे चढ़ते हैं तो मना किया जाता है कि बूढ़े लोग न जाएं, अमरनाथ की तरफ जाते हैं लोग, पहाड़ों पे चढ़ते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो जिनको सांस की प्रॉब्लम होती है दे आर नॉट अलाउड, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिखाना पड़ता है ना। अगर ऐसा है कि उनको कोई प्रॉब्लम है तो दे मे डाई, सीधी सी बात है, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन, है ना, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ द ऑक्सीजन, क्लियर। और इसको बोलते हैं माउंटेन सिकनेस, है ना। This artificial hypoxia, this is often termed as the mountain sickness, clear, mountain sickness भी बोलते हैं इसको। और क्लास 12 में आप देखोगे this is also known as the altitude sickness, clear, altitude sickness बोलते हैं, है ना। बेसिकली माउंटेन सिकनेस ज्यादा फिट वर्ड यहाँ पे बैठता है, क्लियर। तो इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, नोजिया की फीलिंग होती है, वोमिटिंग होता है, डिजीनेस होता है, मेंटल फटीग होता है, क्लियर, हेडेक होता है, ब्रीथलेसनेस होती है। आप लोग वीडियो पॉज करके लिख लेना, ब्रीथलेसनेस है, नोजिया है, वोमिटिंग है, मेंटल फटीग होता है, हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, ये सारी चीजें इसमें होने लगती हैं, क्लियर। बात समझ में है स्टूडेंट। यानी जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, पहाड़ों की तरफ बहुत ऊंचाई पे जाते हैं, तो एयर प्रेशर कम होता है, वहाँ ऑक्सीजन कम होती है, तो ऐसे में ये आर्टिफिशियल हाइपोक्सिया डेवलप हो जाती है। दूसरी होती है एनीमिक हाइपोक्सिया, नाम से ही आपको पता है, एनीमिक हाइपोक्सिया, है ना। एनीमिक हाइपोक्सिया, द पीपल हु हैज लेस हीमोग्लोबिन काउंट इन द बॉडी, जिसकी बॉडी में खून की कमी होती है, सीधी सी बात है, ठीक है, जिसकी बॉडी में खून की कमी है ना, हीमोग्लोबिन की कमी होती है, उनमें ये डेवलप हो जाता है, ड्यू टू द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना, सीधी सी बात है, ड्यू टू द या बिकॉज ऑफ लैक ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो गई, सीधी सी बात है, O2 कैरिंग कैपेसिटी इज रिड्यूस्ड, क्लियर, है ना। आपको पता है कि हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी कैरियर, इट्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट दैट हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड आल्सो, है ना। तो जब हीमोग्लोबिन कम हो जाता है या आरबीसी कम हो गया, सीधे बोलो ब्लड कम हो गया, ब्लड कम मतलब आरबीसी कम, आरबीसी कम मींस व्हाट, हीमोग्लोबिन काउंट कम। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, सफिशिएंट ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी में नहीं हो पाती है, और जिसकी वजह से ये डेवलप हो जाता है एनीमिक हाइपोक्सिया, ठीक है। यानी हाइपोक्सिया मतलब शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होना, क्लियर स्टूडेंट। तो दिस इज अबाउट द हाइपोक्सिया। अब हम लोग दूसरी बीमारी पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड एज द एस्फिक्सिया या सफोकेशन हम बोलते हैं इसको, ठीक है ना। हमारी अगली बीमारी है एस्फिक्सिया, ASPHY, ठीक है ना, XIA, एस्फिक्सिया, ठीक है ना। दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज द सफोकेशन, दिस इज कॉल्ड एज द सफोकेशन, दम घुटना। अगर आप किसी का गला दबाते हो यहां से, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा पाती है, CO2 बाहर नहीं निकल पाता है, यानी अंदर ही अंदर क्या होता है,
ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल गिर जाता है, CO2 का लेवल बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द एस्फेक्सिया। तकिए से मुंह दबा के लोग मारते हैं तो पेशेंट मर जाता है या इंसान मर जाता है। कारण क्या? दम घुटता है ना। दम घुटना मतलब ऑक्सीजन सप्लाई इज रिड्यूस्ड, ठीक है, और स्टॉप्ड, ऑक्सीजन सप्लाई स्टॉप, द ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, या CO2 का कंसेंट्रेशन ज्यादा हो गया। बाहर से ऑक्सीजन अंदर जा नहीं रहा, फ्रेश ऑक्सीजन, अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, CO2 बढ़ रहा है, ठीक है, तो CO2 का कंसेंट्रेशन बढ़ गया, O2 का कंसेंट्रेशन क्या हो गया? कम हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? एस्फेक्सिया या सफोकेशन। O2 लेवल फॉल्स इन द ब्लड एंड CO2 लेवल राइजेस, ठीक है, आप लिख लो इसको। O2 लेवल क्या होता है? रिड्यूस्ड, या लिख लो फॉल्स इन ब्लड, क्लियर, एंड CO2 लेवल राइजेस इन ब्लड। तो CO2 एक्ट एज अ पॉइजन, है ना, CO2 इस पॉइजन की तरह काम करता है। द ब्लड बिकम डीऑक्सीजनेटेड, है ना, और इसकी वजह से क्या होता है? दिस रिजल्ट इन द पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर। अभी पढ़े थे ना कि रेस्पिरेटरी सेंटर ब्रीदिंग कंट्रोल करता है। तो व्हाट हैपन? पैरालिसिस, दिस कंडीशन लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ द ब्रीदिंग सेंटर, है ना, या रेस्पिरेटरी सेंटर, क्लियर। ये जो दोनों कंडीशन होते हैं इससे क्या होता है? दैट लीड्स टू पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी सेंटर, यानी, एंड दिस कंडीशन may lead to death, सीधी सी बात है ना, और इंसान मर जाता है। ऐसा होता है ना, ये बहुत तेजी से होता है, ब्रीदिंग रुक जाती है, ब्रीदिंग स्टॉप्स एंड डेथ, ठीक है ना। दिस may lead to death बिकॉज ऑफ स्टॉपेज ऑफ द ब्रीदिंग, सांस रुक गई, है ना, लिख सकते हो ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, क्लियर, सांस रुक गई, इनहेलेशन एक्सहेलेशन रुक गया और इंसान मर गया, ठीक है। तो दिस इज अबाउट द एस्फिक्सिया और द सफोकेशन। आई होप दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। इसके अलावा कुछ और कॉमन डिजीजेस हैं, मैं आपको ब्रीफ में बता दूं एकदम। लेट मी टेल यू समथिंग इन ब्रीफ, क्लियर, समथिंग इन ब्रीफ, दैट इज द बैड कोल्ड, ठीक है ना। बैड कोल्ड में हमारा राइनाइटिस, साइनसाइटिस। तो लेट अस डिस्कस अबाउट द बैड कोल्ड, है ना। बैड कोल्ड में बहुत सारी चीजें जो आप सुने हुए हो, कॉमन वर्ड्स है, जैसे राइनाइटिस है, राइनाइटिस, तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द नाजल चैम्बर, सीधी सी बात है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ नाजल चैम्बर, ठीक है। हमारा नाजल चैम्बर में इन्फ्लेमेशन होता है, तो रनिंग नोज वाली जो शिकायत होती है ना, ये इसी वजह से होती है। राइनाइटिस बोलते हैं ना इसको, सर्दी जुकाम है तो रनिंग नोज या राइनाइटिस बोलते हैं, ठीक है ना, इन्फ्लेमेशन ऑफ द नाजल चैम्बर। उसके बाद फिर यह ब्रीफ में जानना है आपको, बहुत डिटेल नहीं जानना है, ठीक है। जो दूसरा होता है दैट इज द साइनोसाइटिस, ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनस, क्लियर, इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनसेस, ठीक है। उसके बाद फिर आप देखोगे लैरिंजाइटिस, फेरिंजाइटिस, ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। फेरिंजाइटिस, तो फेरिंजाइटिस मींस व्हाट? इन्फ्लेमेशन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द फेरिंग्स, ठीक है, हमारे फेरिंग्स में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एज द फेरिंजाइटिस, क्लियर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लैरिंजाइटिस, क्लियर, लैरिंजाइटिस। So laryngitis, that is the inflammation of the larynx, ठीक है, inflammation
ऑफ लैरिंग्स, ठीक है, लैरिंग्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है उससे रिलेटेड है। तो लैरिंग्स यानी हमारा वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स में इन्फ्लेमेशन है तो क्या होता है, हॉर्स वॉइस, इसकी वजह से क्या हो जाता है लैरिंजाइटिस में, HOARSE, हॉर्स वॉइस, गला बैठ गया, आवाज निकल नहीं रही है, ठीक है ना। डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, ठीक है, बोलते हैं हम लोग क्या, डिफिकल्टी इन डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, बोलो स्पीकिंग, बोलने में दिक्कत होने लगती है, डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, है ना। तो ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। क्लियर स्टूडेंट? सो rhinitis, sinusitis, pharyngitis, laryngitis, all these are microbial in nature and all these are caused by the infection of the microorganisms. These all are the bacterial diseases. Clear student? So I hope that you are able to now understand all these diseases. ये आपको ब्रीफ में बस जानना था, आपको इतना पता होना चाहिए कि these are the diseases which are related to the respiratory system. बाकी जो डिटेल में मैंने बताना था वो मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। आई होप दैट यू हैव एंजॉयड ऑल दी सेशन, ठीक, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कंटेंट विच आई हैव गिवन। मैंने एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है सब कुछ मैंने आपको बताया। क्लियर? सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। इस टॉपिक के साथ ही हम लोगों ने अपना ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज का चैप्टर खत्म किया। क्लियर स्टूडेंट? अब आप वीडियो को अच्छे से रिपीट करके सुनिएगा आराम से, ठीक है, पॉज करके आप नोट्स बनाइएगा। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन कॉन्टेक्ट मी और यू कैन टेक्स्ट मी। क्लियर? तो देयर इज अ रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू, वॉच माय वीडियो, लाइक माय वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब आल्सो इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब। क्लियर? एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो so that you can get the notification. Thank you very much.